चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑर्डिनरी इक्वेशन मींस ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाए कि उसमें आपके पास ऑर्डर निकालना आएगा, फिर आपके पास मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसको फॉर्मुलेट करने के लिए फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फिर nth आपका डिग्री का। फिर इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूस करेंगे फिर उसको आपका वेरिएबल में, फिर होमोजीनियस फिर नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में, फिर एग्जैक्ट, और अगर एग्जैक्ट में ना ही रहेगा तो उसको फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि इट इज ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट भी रहेगा मीन्स एक्स भी रहेगा वाई रहेगा, और एक्स वाई के बीच में आपका डेरिवेटिव, ये सबका क्या है रिलेशन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे में ये देख लो, ये आपके पास डिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, और इन दोनों का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और इन तीनों का रिलेशनशिप ही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं अब इसको ऑर्डर कैसे फाउंड करेंगे। तो सपोज करो कि ऑर्डर क्या है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे ज़्यादा हम लोग डिफरेंशिएशन जितना रहेगा मीन्स ये आपके पास 2 डिग्री डिफरेंशिएशन है, तो यही इसके पास ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर वो स्क्वायर रूट में होगा तब फिर उसको हम लोग मेन, उसको पहले स्क्वायर रूट को हम लोग ए हटाएंगे, उसके बाद उसको हम ऑर्डर और उसका डिग्री निकालते हैं। तो हम अभी बताए ऑर्डर निकालने के लिए जितना ज़्यादा डेरिवेटिव, नॉट उसका ए आपके पास स्क्वायर नहीं, इसका डेरिवेटिव मीन जितना ज़्यादा डिफरेंशिएट किया रहेगा वही उसका ऑर्डर रहेगा, यही आपके पास ऑर्डर है। ठीक है, अब इसको नहीं लेंगे, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको लेते हैं। अब इसी जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव रहेगा उसका जो स्क्वायर रहेगा डिग्री। अब सपोज करो कि इसी का मुझे ऑर्डर निकालना है, अभी बताया ये आपके पास सेकेंड आपका डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री निकालना है तो अब इसको देखो, इसको कितना टाइम आपके पास स्क्वायर 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स इसका एक किया हुआ है, स्क्वायर भी नहीं है 1 टाइम्स है, तो इसका डिग्री 2 रहा। अगर इसको स्क्वायर किया रहता तो इसका डिग्री 2 हो जाता, तो इसका डिग्री 2 हो गया। तो इसी टाइप के आपके पास आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, the degree of differential equation, the degree of differential equation d इतना प्लस 2x क्यूब इक्वल टू 0 इज क्या होगा। तो मुझे डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले आपको पास ऑर्डर निकालना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको देखो, अब ये है हाईएस्ट आपका डेरिवेटिव है, तो फिर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसी का स्क्वायर कितना है 1 टाइम्स है ना, तो इसका क्या होगा 1 टाइम्स होगा आपके पास डिग्री 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट टू देखो कि ऑर्डर एंड डिग्री आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है रूट अंडर है, अब इसको रूट अंडर को कोशिश करना कि हटा दे। ठीक है, तो इसको जब आप हटाओगे तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास फाइनल आएगा। अब देखो ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा। अब इसी जो ऑर्डर रहेगा, अब इसी का क्या है स्क्वायर है, 2 टाइम्स स्क्वायर है, तो इसका 2 हो जाएगा, न कि आपके पास 3 है। इसलिए कि जिस वाले हम लोग इसका कंपोनेंट का ऑर्डर निकालेंगे उसी कंपोनेंट का हम लोग ये देखेंगे उसका डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका क्या कितना है आपके पास ऑर्डर, कितना टाइम
आपका डेरिवेटिव है 2 टाइम्स है, तो इसका क्या होगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर इसका पहले 2 हो गया, ठीक है। अब इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर, अब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट आपके पास कितना टाइप का इक्वेशन होता है, अब उसको कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मीन्स फर्स्ट ऑर्डर मीन्स वो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, न कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा। हम अभी यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ना उसका स्क्वायर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन वेयर वेरिएबल्स आर सेपरेबल। अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन किस टाइप से रहेगा, हम लोग सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने का ये मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड रहता है। होमोजीनियस मीन्स आपके पास सब का क्या, आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, आपका डिग्री एवरी टर्म आर ऑफ nth डिग्री, इसलिए कि देख लो। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर का इस टाइप का हम लोग इक्वेशन देखेंगे, उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर आपके पास बर्नौली इक्वेशन इस टाइप का हम लोग रहता है। ये सब अभी नहीं आ रहा है क्या होता है, हम इसको एक एक करके समझेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, एग्जैक्ट रहेगा तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसको हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले देखेंगे कि क्या ए एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो एग्जैक्ट का ए कंडीशन डी एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होना चाहिए। ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन मतलब आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये होना चाहिए तो भी इस इक्वेशन को बोलेंगे ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही बट वो एग्जैक्ट है। अगर नहीं होगा तो उसको किस तरीके से बनाएंगे ये सब देखेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं कि अगर इक्वेशन रहेगा उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं क्या करेंगे। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो x वाले टर्म को एक साइड करेंगे और y वाले टर्म को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। जो भी वेरिएबल रहेगा उसको सेपरेट कर देंगे x और y के टर्म में। अगर x है तो उसको एक साइड। इफ एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल फंक्शंस ऑफ x एंड dx on one side and all the function of y and dy on the other side, then the variables are said to be separable। देखो अगर कोई रहेगा तो उसको y को एक साइड मतलब लेफ्ट साइड कर दो या तो राइट साइड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे x होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे x होना चाहिए, तो x वाले को एक साइड कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मतलब इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पे कि हम लोग कैसे। अब सपोज करो कि ये मेरे पास क्वेश्चन, सपोज मत करो, एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इंटू ई के अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मुझे ये करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड हो जाए या तो राइट साइड हो जाए, मीन्स दोनों दो साइड हो जाए, ठीक है। तो इसको जो करते हुए लिखे हम लोग ई, जो ई अपॉन एक्स प्लस वाई था उसको हम लोग अलग कर दिए, तो क्या होगा ई एक्स इंटू ई वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो क्या करो कि यहाँ पे ई वाई ई के पावर वाई आपके पास क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो ई एक्स, अब उसको वाई को इधर कर दो तो ए इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या हम बोले थे कि पहले सेपरेट कर दो उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ई अपॉन माइनस वाई हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा। अगर इसका कोई कंडीशन हो जाएगा, अगर कोई और कंडीशन बाउंड्री कंडीशन दे दे तो उसके हम लोग हेल्प से हम लोग सी निकाल लेंगे, बट इस क्वेश्चन में आपके पास कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया था, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग सी के फॉर्म में ही हम लोग छोड़ देंगे। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लो बस हम कुछ नहीं किए, पहले इस इक्वेशन के जितने वेरिएबल्स थे x और y उसको एक साइड कर दिए, मीन्स एक साइड बोल दे तो x को, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड कर दो या तो राइट साइड कर दो, और y वाले टर्म को लेफ्ट साइड है तो राइट साइड कर दो, मीन्स दोनों को एक साइड मत रखो, दोनों को अलग अलग कर दो। उसी मेथड से फिर आप इंटीग्रेट कर दो।
चलो अब देखो यहाँ पे सोल्व dy अपॉन dx एक क्वेश्चन है ए, और इफ y आपके पास क्या है, y कब मतलब जीरो है, जब x जीरो है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब x जीरो है तो y भी जीरो है उसका वैल्यू, तो ये इसका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, अब यहाँ तो ये ऐसे रिड्यूसिबल, उसको रिड्यूस करना है आपके पास वेरिएबल सेपरेबल में, उसका क्वेश्चन है। तो आप इसको x प्लस वाई प्लस वन को t मान लो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका जो फॉर्म बनेगा इसके फॉर्म में बनेगा। देखो इसके फॉर्म में बन जाएगा, ए वन प्लस इतना है, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ पे पुट कर दो, और एक्स प्लस वाई प्लस वन के जगह पर हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब क्या बोले थे हम, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो डी टी अपॉन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन क्या होता है, टेन इनवर्स टी का होता है ना ये आपके पास इंटीग्रेशन, और डी एक्स का एक्स होता है प्लस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ए हमारे पास आ गया, और टी के जगह पर हम लोग क्या माने थे, एक्स प्लस वाई प्लस वन को हम लोग टी माने थे इक्वल टू एक्स। अब हम बोले थे कि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया रहता तो यही इसका आपके पास आंसर हो जाता, यही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन अब बाउंड्री कंडीशन मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि एक्स वाई जीरो है कब, जब एक्स जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखो, वाई इक्वल टू जीरो रखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वन आ जाएगा, और एक्स तो हम जीरो रखे हैं तो सी के जगह पे कितना आ गया, टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन कितना होता है, पाई अपॉन फोर। अब इस सी का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू इतना। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया हो तो उसको जो कहते हैं छोड़ दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो कांस्टेंट वाले टर्म का तुम वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कंसंट्रेशन x दिया हुआ, x कंसंट्रेशन x मान लिया है, कैन बी मॉडल्ड using an ordinary differential equation dx upon dt plus kx square equal to 0 where k क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है। if ax equal to a है, देखो आप बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि कब, जब ax equal to a है, एट कब x equal to a है, जब t equal to 0 है। तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे दे दिया है कि x a है कब t equal to 0 पे। चलो अब इस इक्वेशन यहाँ पे है, अब इसको क्या करो, एक साइड कर दो, टी के फॉर्म में, टी के टर्म को एक साइड लाओ और टर्म को एक साइड लाओ, तो हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू इतना किए हैं तो ये हो गया। अब क्या किए, अब इसको एक्स स्क्वायर इधर आ गया, फिर टी इधर आ गया, तो इसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो वन डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स होता है इक्वल टू के टी, और ये तो फाइनल टर्म है इतना प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बाउंड्री कंडीशन लगाओ, कब, जब t इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू क्या है, a है, तो वहां से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन माइनस वन अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, अब उसको फिर रख दोगे तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, विद द कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कब, y इक्वल टू वन है, कब, जब x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू कितना है, वन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले हैं कि x टर्म को एक तरफ लाओ, यहाँ पे y के टर्म को इधर लाओ और x को इधर छोड़ो, ठीक है। तो अब उसके बाद इंटीग्रेट करो, तो वन अपॉन वाई का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln y होता है, होगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू सी। अब तुम्हें बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें मतलब बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है, क्या हो जाएगा, मतलब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे है,
दिया हुआ है कि x को 0 रखो और y के जगह पर 1 रखो तो ln1 आ जाएगा। अब c का वैल्यू क्या आएगा, ln1 आ गया, देख लो c का वैल्यू ln1 आ गया। अब c के जगह पर ln1 रख दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपके पास lny प्लस x³ 3 इक्वल टू ln1, ठीक है ना। अब इसको इस ln1 को इधर ले लाओ तो क्या होता है lny माइनस ln1 हो जाएगा और lna माइनस lnb इक्वल टू क्या होता है lna/b होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे lny बच जाएगा इक्वल टू x³3, ठीक है। अब ln को अगर यहाँ से राइट साइड ले जाओगे तो क्या बन जाता है e बन जाता है ना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल है, x के टर्म को एक साइड करो और y के टर्म को दूसरे साइड करो, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करो, जो फिर कांस्टेंट का वैल्यू अगर बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो आप पुट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भी इक्वेशन है सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई एट x इक्वल टू 1 एंड देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले आप एक साइड कर लो, मीन्स dy और y को यहाँ पे y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर इस वैल्यू आपके पास जो आया है उसमें जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ उसका वैल्यू रखो, कब x कब है 1, जब y का वैल्यू कितना है √3 है, तो यहाँ पे रखोगे तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि जो सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो किस फैमिली किस इक्वेशन क्या शो करता है, इलिप्स शो करता है, सर्किल का शो करता है, या तो आपका हाइपरबोला पाराबोला शो करता है, ये सब पूछ देता है। तो इस इक्वेशन का टर्म जो भी फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें देख लेना कि वो जो इक्वेशन आया है वो किस फैमिली ऑफ आपके पास सर्किल को शो कर रहा है, इलिप्स को शो कर रहा है। फाइनली मेरा ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। The solution of the differential equation 3y into dy upon dx plus 2x equal to 0 represent a family of क्या, आपका जो इक्वेशन आएगा लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपको बताना है देखकर। तो पहले तो इसको आप एक साइड कर लो, x के y के टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड किए हैं, x के टर्म को राइट साइड किए हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के बाद इतना आ गया। अब कुछ बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया हो तो फिर कोई बात नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमको इसको x टर्म में हम इसको a करेंगे तो x² अपन c प्लस y² अपन 2/3c इक्वल टू 1, ये क्या शो करता है इलिप्स को शो करता है, ठीक है ना। ऐसे ये आ गया इलिप्स को हो गया, तो यहाँ पे इलिप्स आप पुट कर दोगे। आपके पास रिड्यूसिबल और या तो सेपरेबल, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx और fxy अपॉन 5xy, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। किस टर्म में, ठीक है, सेम डिग्री, दोनों इसका भी सेम डिग्री होना चाहिए, इसका भी सेम डिग्री होना चाहिए। और होमोजीनियस इक्वेशन हम बताए थे इस टर्म में जनरल होमोजीनियस इक्वेशन n डिग्री का a होता है। तो अगर यहाँ से x के पावर n अगर कॉमन लेते हो तो a वाला इक्वेशन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे y अपॉन एक्स, अब होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि y अपॉन एक्स को भी मान लो, t भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक जनरल मान लेते हैं कि y अपॉन a को ओवर सोल्व करने के लिए जहाँ पे इस वाली इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन आएगा उसको कोशिश करेंगे कि उसको किस में कन्वर्ट करें, y अपॉन एक्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ से क्या कर लो, y इक्वल टू वी एक्स मान लो, ठीक है ना, y इक्वल टू वी एक्स मान लो, यहाँ से y फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको फिर आप डिफ्रेंशिएट करो और जहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब v और x के टर्म में तुम ये कर लो, अब जहाँ पे y हो जाएगा वहाँ पे वी एक्स पुट कर देना। अब फिर इसको एक कन्वर्ट करने के लिए अब v और x के टर्म में आ गया, पहला हम लोग देखे थे जहाँ पे x और y के टर्म में था, v और x के टर्म में आ गया। अब फिर वेरिएबल से मतलब सेपरेबल किस फॉर्म में आ जाएगा, v और x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर वही सेम सॉल्यूशन है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
सोल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इसको होमोजीनियस के फॉर्म में लाओ, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स और इसके फॉर्म में लाओ, ठीक है ना। अभी बताएं यहाँ पे देख लो कि कोशिश करेंगे हम लोग कि इस फॉर्म में हम इक्वेशन को हम लोग लिखें। तो इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिख दिए हैं, यहाँ पे देख लो। इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिख दिए हैं। अब क्या बोले थे, या तो y और x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब वहां पे तुम कोशिश करो कि y की जगह पर क्या पुट करें, vx पुट करें। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको dy अपॉन dx के जगह पर जो यहाँ पे है उसके जगह पर a पुट कर दो, v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या हम बोले थे, अब जब a वाला जो आपके पास v और x के टर्म में आ गया तो अब हमको y को यहाँ से उड़ाना है, हटा देना है वहां से, ठीक है। तो v और x हो जाएगा, तो y के जगह पर v और x पुट करोगे तो v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, इन लोगों को कट जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसको वेरिएबल सेपरेबल मींस x के टर्म को एक साइड कर लो, y v के टर्म को एक साइड कर लो। जब x यहाँ पे v के टर्म को हम लोग यहाँ पे कर लिए और x के टर्म को राइट साइड कर लिए। अब तुम्हें मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि अगर किसी चीज अगर नीचे में अगर है डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अगर उसके ऊपर में अगर है तो वो क्या हो जाता है, x। देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, ठीक है। मींस x नीचे है और इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 1 होता है जो कि ऊपर में। उसी प्रकार 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, ऊपर में 2v है। तो ये तो डायरेक्ट हम ln x लिख देंगे, तो यहाँ पे x के टर्म पे 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको ये कर, आपको देखो कोशिश करना कि अगर सब टर्म ln में है तो हम लोग कांस्टेंट का भी वैल्यू ln में ही रखें कि ताकि अगर तुम बाउंड्री कंडीशन रखोगे ना तो वो देखो। अब यहाँ से अगर आप ln को इधर ले जाओ तो क्या होगा, ln 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ln x हो जाएगा, ठीक है। और ln a प्लस b क्या होता है, ln a इंटू बी हो जाता है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू ln c। अब ln हटा दो तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है x। अब क्या करो, अब ये मत भूलना कि हम लोग v तो माने हुए हैं ना, हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। तो v का वैल्यू y बाई एक्स आप पुट कर दो, तो y बाई एक्स को पुट करके फिर ये इस टर्म में आप छोड़ दो। अब यहाँ पे कुछ देखना कि क्या बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो बस छोड़ दो इसी फॉर्म में। अब देखो वो था होमोजीनियस के फॉर्म में, मींस मेनली अभी हम जो दो देखे हैं कि डिफरेंशिएशन जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास था वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है, एक्स और वाई में। फिर आपके पास अगर नहीं सेपरेट होता है तो एक वाई के जगह पर क्या मान लो, वी एक्स मान लो, फिर इसको कन्वर्ट कर दो, फिर इसमें वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है, ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अगर रहेगा तो फिर कैसे हम लोग करेंगे, इसलिए कि देखो अगर इसको हम लोग ये करें तो एक जनरल इक्वेशन क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कॉमनली नोन एज लीबनिज लीनियर इक्वेशन इज, ये आपके पास आर्बिट्री जो आपके पास जनरल इक्वेशन मान लेता है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास मानता है, क्या याद रखना है इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, जहाँ पे p और q क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग जो भी आपके पास y के कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते हैं, कितना e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। पी क्या होगा, y का कोफिशिएंट, याद रखना y का कोफिशिएंट होगा p क्या होगा, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 हो 2 हो 3 हो -1 हो तो वहाँ पे हम लोग माइनस यहाँ पे रख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम d अपॉन डी एक्स और ये आपके पास होता है e इंटू वी के फॉर्म में है,
किसके u इंटू v के फॉर्म में, y इंटू ई के पावर p इंटू डी एक्स के v के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग एक कोशिश करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है मतलब इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फॉर्म में है, फाइनली आपके पास ए आएगा, कहाँ गया, हाँ फाइनली आपके पास ए आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना। ई वाई इंटू ई, यहाँ पे इंटीग्रेशन है p इंटू डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू पी, ये आपके पास आ जाएगा। और ये हम क्या माने हैं, इंटीग्रेटिंग मतलब फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो ये लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन में सबसे फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लो, आई एफ मान लो, ठीक है। आई एफ क्या होता है, ई इंटू पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आई एफ निकाल लिए हो तो सीधे डायरेक्ट आप लिख दो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। क्यू क्या है आपके पास, राइट साइड वाला आपके पास है, अगर क्यू जीरो हुआ तो यहाँ पे जीरो खत्म हो जाएगा, प्लस सी हम लोग मान लेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो हम लोग ये कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन अलग है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन अलग है। चलो देख लो, एक क्वेश्चन है आपके पास, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x है, ठीक है, विद द कंडीशन दैट y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हम क्या किए, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब क्या हम बोले थे कि मेरा मेनली जो स्टैंडर्ड जो है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको और इससे आप कंपेयर करो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे p का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना है। इसलिए कि हम क्या बोले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लेते हैं कितना, a लेते हैं। अब इसको p कितना हम 1/x, इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ln e अब के पावर ln x होगा, और e के पावर ln x इक्वल टू क्या होता है, x होता है आपके पास, ठीक है। अब सीधे हम सॉल्यूशन क्या बताए थे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x माने तो x यहाँ पे कर देंगे, q कितना है, x है आपके पास इस इक्वेशन में, तो आई एफ यहाँ पे x रख देंगे इंटू डी एक्स इक्वल प्लस सी कर देंगे। c का वैल्यू कितना आएगा इसके लिए टेंशन मत लो, अगर बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो c का वैल्यू आएगा, अदरवाइज जो कहते हैं हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ से आप रखो, तो यहाँ से एक्स वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा। अब मुझे बाउंड्री कंडीशन मालूम है, बाउंड्री कंडीशन रखोगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बाउंड्री कंडीशन रखोगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखो, 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू 2/3 रहेगा। अब ये 2/3 का वैल्यू इसी वाले इक्वेशन में रख दो जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जिसमें पुट किए थे, तो वहाँ से ए आ जाएगा। फिर वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वाई के फॉर्म में हमेशा कोशिश करना कि वाई के फॉर्म में रखें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू इतना विद इतना और y 0 इक्वल टू 1 मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके फॉर्म में, इसलिए कि स्टैंडर्ड तो यही है, जहाँ पे p क्या है यहाँ पे 2x बन जाता है, q क्या है e अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लीनियर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो p के फॉर्म में क्या है 2x है, तो इसको 2x करोगे तो यहाँ से आई एफ इक्वल टू कितना आएगा, ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या बोले हैं, y इंटू आई एफ इंटू इतना आपके पास करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली कितना आएगा, इतना। बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 है यहाँ पे 1। अब इस वाले c का वैल्यू कितना यहाँ पे पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लीनियर के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि द सॉल्यूशन ऑफ x dy अपॉन x प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद द कंडीशन x जब 1 है तो y का वैल्यू कितना है 6/5 है। तो
तो इसको ये इक्वेशन है, और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड कितना होता है, इतना होता है। इसको कंपेयर करो तो p का वैल्यू इतना आ जाएगा 1/x, और x का q का वैल्यू x³ आ जाएगा। फिर हम क्या बोले थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ये करो तो वहां से x आ जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में क्या बोले थे, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q इंटू इतना, तो फिर q का वैल्यू कितना है, a है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि x को हटा दिए थे स्टैंडर्ड में लाने के लिए, तो y/x इंटू x³ आ जाता है। अब इसको कंपेयर किए थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो c का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है, c का वैल्यू 1 आएगा। तो c का वैल्यू जब 1 आएगा तो यहाँ से आप y इक्वल टू इतना इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ गया। तो हम लोग तीन देखें, एक तो वेरिएबल सेपरेबल, फिर आपके पास होमोजीनियस, और ये तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या कर देते हैं, x और y को अलग अलग हम लोग कर देते थे इक्वेशन के, या तो लेफ्ट साइड रखो x को, या तो राइट साइड रखो बस y को। फिर आप क्या करते थे, v मानते थे इक्वल टू कितना मानते थे, v इक्वल टू y इक्वल टू अपॉन x को हम लोग v मानते थे, ठीक है, या तो y इक्वल टू vx मानते थे। उसको फिर डिफरेंशिएट करके फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाते थे। यहाँ जो थर्ड वाले आपके पास है, जो थर्ड वाले में हम क्या किए हैं, थर्ड वाले में हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग लीनियर को हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब लाते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बर्नौली में बस कुछ नहीं है, बर्नौली में कुछ नहीं है, ये आपके बस लीनियर ही है, बस उसी को सिर्फ जो क्यू था उसी में yn है आपके पास, y⁴n है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको हम लोग इधर ले मतलब ला देंगे, या तो फिर आप इधर ला दो या तो फिर डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे लीनियर के फॉर्म में, लिबनिज के फॉर्म में। तो उसको हम जब करेंगे तो y इधर से जब डिवाइड किया तो इतना आ जाएगा, फिर आप y⁴ n को z मान लो, ठीक है ना। जब इसको आप z माने हो तो इसको आप डिफरेंशिएट करो तो इतना आएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा। और मुझे मालूम है कि इतना का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्म आएगा वो मतलब किसके फॉर्म में है, लिबनिज में आ गया, मीन्स रिड्यूस कर दिए लीनियर में। आप इसमें आप p और q का वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो y³ है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है dy/dx + y = 4y³ है, ठीक है। अब इस y³ को मेरा क्या काम है, अब देखें इसको आपको लिबनिज के फॉर्म में करना मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a आपके पास a कर लिए, फिर यहाँ पे क्या है, y के अपॉन -2 है, y के पावर कितना है, -2 है, तो इसको z मान लिए। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं s के रिस्पेक्ट में, और इसका वैल्यू फिर यहाँ से ये दिए हैं -1/2 dz/dx। अब इसका वैल्यू उस वाले इक्वेशन में रखो तो फिर इतना आ जाएगा। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिबनिज का लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब वहाँ पे हम लोग इससे कंपेयर करेंगे जहाँ पे p और a आपका q का वैल्यू आपके पास है। जब p और q का वैल्यू इतना आ गया है तो फिर अब हम लोग वही सॉल्यूशन इसका निकाल दो। फिर उसके पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये करो, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और उसका सॉल्यूशन तो फिर इसका ये आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था, आप लीनियर में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इतना इज सेड टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं है, अब उसके लिए कंडीशन है, कब, जब m dx + n dy = 0 है, ठीक है ना, इज सेड टू बी एग्जैक्ट। अब उसके लिए हम लोग चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन m dx + n dy टू बी एग्जैक्ट इतना है कि m को जो टर्म है उसको y के रिस्पेक्ट में करो, और n जो टर्म है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों का टर्म इक्वल आ गया तो फिर वो क्या हम बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे। जब एग्जैक्ट हो गया तो फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन मतलब कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास द सॉल्यूशन ऑफ m dx + n dy = क्या होगा, m dx हम लोग लेंगे
मतलब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, लेकिन y को क्या रखेंगे कांस्टेंट, प्लस n dy को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए यही टर्म को यहाँ पे ए किया है और यही टर्म को यहाँ पे ए किया है, लेकिन n के जगह पर n वाले में जो टर्म में अगर आपके पास नॉट कंटेनिंग x, n वाले अगर इक्वेशन में अगर x आ गया उसको हम लोग हटा देंगे, सिर्फ y के टर्म में आपके पास रहेंगे इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक समझ में आया? क्या करेंगे, पहले तो एग्जैक्ट देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है या कि नहीं है। अगर है तो फिर ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हम लोग एग्जैक्ट बनाएंगे। अब वो लीनियर, देखो इससे पहले हम लोग देखे थे अगर लीनियर नहीं था तो हम लोग लीनियर बनाए थे। वेरिएबल सेपरेबल में भी देखे थे कि वेरिएबल को एक साइड नहीं करते थे तो हम लोग y अपॉन एक्स इक्वल टू वी हम लोग मानते थे ना, उसको हम लोग सेपरेट करते थे, बनाते थे। उसी प्रकार एग्जैक्ट अगर नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे, उसको बनाएंगे एग्जैक्ट। dm अपॉन a आपके पास एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन याद रखना m dx प्लस n dy ही होता है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको भी मत इंटीग्रेट करो, लेकिन अब जो सॉल्यूशन होगा a होगा m dx में, m में जो आपके पास जो टर्म रहेगा उसमें y कांस्टेंट रहेगा और n वाला ही टर्म है लेकिन उसमें x नहीं रहेगा, तब उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा को और a आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होता है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास एक्स क्यू प्लस 3, इसको सोल्व करना है। एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में हम लोग है जहाँ पे m इतना दिया हुआ है और n इतना दिया हुआ। अब पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो डिफ्रेंशिएट करो m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे दोनों बराबर आ गया 6xy 6xy, तो फिर ये क्या होगा एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट है तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये भूल रहे हो, अगर भूलोगे तो m dx प्लस n dy ही याद रख लेना। अब इसी को तुम इंटीग्रेट करना। ठीक है, कब, जब y m को डिफ्रेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में जहाँ पे y कांस्टेंट रखना, लेकिन n को डिफ्रेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में जहाँ पे n वाले टर्म में x वाला नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y क्यू ही ले लेना। अब देखो हम लोग कैसे किए सोल्यूशन, ये हो गया m a था, y में क्या था आपके पास, देखो हाँ n में था, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स तो लिखे ही हैं, लेकिन अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा इसमें। अब n के जगह पे इस वाले टर्म में देखो, अभी इसमें क्या किए हैं कि 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू है, तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला जो टर्म है इसमें x है तो इसको हमको 0 कर देना है, तुम 0 कर दो तो ये पूरा टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई क्यू बचेगा, तो वाई क्यू को सिर्फ यहाँ पे लिख लो और प्लस c कर दो। आप लोग को तो इंटीग्रेशन आता ही होगा, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। ये आपके पास एग्जैक्ट हुआ तब, अगर नहीं एग्जैक्ट हुआ तो सिर्फ 2 चेक करना पड़ेगा। अब वो क्या चेक करना पड़ेगा, अब देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, मतलब उसको हम लोग बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट के फॉर्म में। क्या, समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट एग्जैक्ट can be made show on multiplication a suitable factor called integrating factor। ठीक है ना, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए तो लीनियर में आप ये किए थे, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ और होता है। तो क्या करेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, m dx इंटू ए प्लस n dy इक्वल टू 0। आप चेक किए dm अपॉन dy और dn अपॉन dx करके, आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स एग्जैक्ट नहीं है। तो फर्स्ट तो पहला चेक फिर लगाओ आप, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आप चेक फिर लगाओ। इस dm अपॉन dy माइनस dn अपॉन dx अपॉन n वाला टर्म अगर a रखते हो, अगर a कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ इस वाला जो लास्ट में जो आपके पास टर्म आता है क्या, बी अ फॉर्म ऑफ x ओनली, x के फॉर्म में है। ठीक है ना, अगर x के फॉर्म में है तो उस वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर fx इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाले हो ना, अब इसको इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर देना तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। और अब जब एग्जैक्ट बन गया तो फिर वही, जब एग्जैक्ट बन ही गया है तो वही वाले सॉल्यूशन से हम लोग बना देंगे। चलो एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें x नहीं आया
तो अब फिर दूसरा चेक करेंगे कि डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई अपॉन ए विद द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अगर y के फॉर्म में अगर आ गया, जब m है तो y होगा, आपको मालूम है n है तो x के टर्म में आएगा, m है तो इस टर्म में आ गया। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर a करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई इन इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आप ओरिजिनल इक्वेशन में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एग्जैक्ट आएगा ही। जब एग्जैक्ट आ जाएगा तो फिर आप सॉल्यूशन कर दो। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जैक्ट नहीं है। ये इक्वेशन है 2 sin y स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई कॉस स्क्वायर dy इक्वल टू 0 है, ठीक है। जहाँ पे y2 इक्वल टू रूट अंडर इतना है जो भी है, जहाँ से m निकाले इतना और n इक्वल टू इतना। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो हम यहाँ पे चेक किए तो ये एग्जैक्ट नहीं आया। तो अब मेरे माइंड में ट्राई करना चाहिए क्या कि वी कैन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल आप सेकंड, आप ये मत सोचना कि मुझे फर्स्ट ही लगाना है, सेकंड आप कोई भी मतलब लगा दो, ठीक है। तो इसमें आप जब आप लगाए हो तो फिर फंक्शन आया है dy अपॉन इतना इंटू इतना विच इज फंक्शन ऑफ x ओनली मीन्स 3 अपॉन x है। तो जब x है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e इंटू रूट ए। आपके पास a क्या है, इंटीग्रेशन इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx होता है, ठीक है। तो इतना इंटू फंक्शन है आपके पास है इंटू dx होगा, यही तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आ गया। अगर इसको मतलब सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन। तो x की कोई इस वाली इक्वेशन में a कर दोगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट बन जाएगा। अब इसको जब आप चेक करोगे एग्जैक्ट, लेकिन हमको चेक नहीं करना है, ठीक है ना, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एग्जैक्ट ही बन गया, ठीक है। तो फिर जनरल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होता है बताओ। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, m dx इतना और इतना होता है, इसमें पुट करो, फिर क्या होगा, इसको यहाँ पर रख दो और इसमें क्या है x की जगह पर 0 कर दो। तो x जब 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a वाला ही आ जाएगा प्लस c हो गया। अगर बाउंड्री कंडीशन है तो फिर आप रखो यहाँ से c का वैल्यू निकालो, फिर c का वैल्यू मेन इक्वेशन में रख दो, तो ये आपके पास हो गया। समझ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो तो फर्स्ट में रखे थे, यहाँ पे दूसरा में। चलो एक सोल्व करो इसको, एक्स वाई क्यू प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 4 है इंटू डी वाई है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें एम दिया हुआ ए और एन ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको चेक किए तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट हम, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो फर्स्ट को हम लोग चेक करेंगे या तो सेकंड थ्योरम से। तो फर्स्ट लगा है तो हम लोग देखें कि नहीं ये तो एक्स और वाई के टर्म में आ रहा है, तो फिर इसको हम लोग उसी समय काटेंगे। फिर सेकंड के टर्म में देखेंगे, तो सेकंड के टर्म में देखे हैं तो 1 अपॉन वाई आएगा, जो कि फंक्शन है सिर्फ वाई का। जब वाई का फंक्शन है तो फिर ये करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विथ y। जब इसको ये करेंगे तो ये क्या बन गया, विच इज एग्जैक्ट, ये अब एग्जैक्ट बन गया। तो जब एग्जैक्ट बन ही गया तो फिर ये वाला आपके पास रख दो, फिर फाइनल उसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हम ये पढ़ रहे थे आपके पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या देखते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अभी तक हम लोग देखे हैं सिर्फ एक ऑर्डर का ही हम लोग देखे हैं। अगर मल्टीपल ऑर्डर का है मीन्स उसका डेरिवेटिव 2 है 3 है, ठीक है ना, ऑर्डर उसका 2 है, लेकिन यहाँ पे आप nth ऑर्डर के लिए देखें, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपके पास जो रहता है वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन nth ऑर्डर आपके पास इक्वल टू q, या तो किसी भी बुक में x भी दिया रहता है, जहाँ पे x इसलिए दिया रहता है कि इक्वल टू जो आपके पास रहेगा वो x के फॉर्म में ही रहेगा, ये फंक्शन ऑफ इतना, ठीक है ना। अब इसके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो हम लोग पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसमें, जब इतना है ये आपके पास सब कांस्टेंट है कोएफिशिएंट d इतना है,
अब इसको क्या करते हैं, K1 K2 और K एंड Q आर इतना है, Q नहीं है इतना, K1 K2 K3 जो भी Kn है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और Q क्या है, x का फंक्शन है। सच इक्वेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाइब्रेशन एंड अदर इंजीनियरिंग मतलब प्रॉब्लम। जब आप इस पर रिसर्च करोगे तो फिर उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हो तो इसका यूज आता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का रिसर्च में, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम एक डी ऑपरेटर हम लोग ये करते हैं, जो डी रहेगा डी अपॉन डी एक्स को हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना, और डी स्क्वायर रहेगा और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा, डी क्यू रहेगा तो डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू रहेगा, एंड सो डैट डी एन अपॉन ए रहेगा, ए है, और y रहेगा तो y से मल्टीप्लाई करो। तो उस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इसके फॉर्म में हम लोग ये करते हैं, ये लिख सकते हैं ना, इसलिए कि dy अपॉन dx के पावर n हम लोग ये लिख सकते हैं, और कि तो फाइनली इस रेशियो से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस वाले आपके पास देखो, हम लोग सिंगल डिग्री सिंगल ऑर्डर का हम लोग पढ़े थे, उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में आपके पास आ जाता था, लेकिन अब जो मल्टीपल मींस एक से ज्यादा ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके लिए जो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो दो टर्म होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, किसके लिए, एक से ज्यादा ऑर्डर हो, एक से ज्यादा डिग्री हो, ठीक है ना। तब अब देखो, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है ना। तो y तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, समेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस समेशन ऑफ पार्टिकुलर आपका इंटीग्रल। चलो देखते हैं अब रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो इस वाले जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करो और फिर y कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास y कॉमन है, तो इस जो y वाले जो ई टर्म है ना उसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो और इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, मींस d को m से आपके पास रिप्लेस करो। तो जब इक्वेशन आता है तो उसका तो रूट भी आएगा, तो अब रूट के टर्म में भी इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब निकालते हैं, रूट पर डिपेंड करेगा। अब केस क्या है, रूट रियल होगा, ठीक है, लेकिन अनइक्वल होगा। रूट रियल हो सकता है, इक्वल, ठीक है ना, रूट आपके पास 3 भी इक्वल हो सकता है, 4 5, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, रूट कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टर्म है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास इफ ऑल द रूट्स बी रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, तो जब रूट आपके पास डिफरेंट है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, d माइनस m1 इतना है, तो इसको इस टर्म में। और अभी हम लोग लीबनिज में क्या देखे थे हम लोग कि इसके इक्वेशन को हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस तरह से करते थे IF में, फिर उसके बाद फिर कंप्लीट इसका सॉल्यूशन के लिए a करते थे, तो y इक्वल टू a आपके पास इक्वेशन हो गया। तो इतना हम लोग ये किए हैं, y इक्वल टू CN हो जाएगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं किए हैं, इस वाले को लीबनिज के फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किए हैं। तो यही हो गया कि 4m1 करोगे तो इतना आएगा, m2 करोगे तो इतना, तो फिर सब कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाल रहे हो उसको फिर समेशन कर दो। अगर डिस्टिंक्ट रूट रहा तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर m1 है तो c कांस्टेंट है, e के पावर इतना हो गया। अब ये तो हम लोग देखे थे कहाँ पे, लीबनिज लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से कर दो, अगर 2 रूट इक्वल हो गया तो बस कुछ मत करो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है c1x प्लस c2 इंटू ई के पावर m, इसलिए कि 2 रूट इक्वल है। तो अब यहाँ से m3 से स्टार्ट होगा, 3 रूट इक्वल हो गया तो c1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास m1। अब यहाँ से कितना होगा, 3 वो तो आपके पास इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होगा, अगर आगे अगर 4 रूट होगा तो। अब देखो, इफ वन पेयर ऑफ रूट आर बी इमेजिनरी, तो इसका इमेजिनरी है तो वही के फॉर्म में आप लिख दो,
C1 कांस्टेंट e के पावर n, आपके पास डिफरेंट है तो इस फॉर्म में लिख दो। अब इसको आप सोल्यूशन आप क्या जानते हो, e i की पावर थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा आप जानते थे। अब उसको क्या कर देते हैं, इसमें एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे या तो फिर तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास आएगा। अब देख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। C1 आपके पास आ गया है, इसको हम लोग एक किए हैं, इसको एक किए माइनस किए हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या है, प्लस वाले टर्म को इधर कर लिए हैं, ठीक है, ए कर लिए हैं, ठीक है। तो याद रखो सिर्फ कि अल्फा प्लस आई बीटा या तो अल्फा माइनस बीटा दो डिफरेंट है, उसको जब सॉल्यूशन करोगे तो जो रियल वाला टर्म है वो ई के पावर आ जाता है, और जो जो इमेजिनरी वाला टर्म है वो एंगल में चला जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ये आपके पास है, देखेंगे टू पेयर ऑफ ए है तो बस कर लो, क्या कर लो कि C1 प्लस C2x इंटू कॉस बीटा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे C1 प्लस C मतलब यहाँ पे आपके पास C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख लो C1x e के पावर जो आपके पास रियल टर्म है वो आपके पास यहाँ e के पावर अल्फा एक्स आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा हो जाएगा, प्लस में C3x प्लस C4 इंटू कॉस बीटा, ये आपके पास आएंगे। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ऑफ इतना ये आपके पास है, इतना है, और रेंज आपके पास 0 टू x किसके बीच में लाई करता है, 0 टू π/4 के मतलब बीच में लाई करता है। तो इसका हम लोग कैसे मतलब ये निकालेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में डेल वाले ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। जब इसका ऑपरेटर का फॉर्म में जब आप लिख दिए हो ना, तो क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या डी को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, एम के फॉर्म में। अब उसका रूट निकालते हैं, क्या क्या रूट होगा, तो हम जब निकाले हैं तो यहाँ पे इमेजिनरी आ गया। तो इमेजिनरी के लिए क्या बोले हैं, या तो इस तरीके से कर दो, अलग अलग डिफरेंट आ गया, या तो आप डायरेक्ट देखो ए रूट है आपके पास, दो रूट है, तो हम क्या बोले हैं कि जो रियल वाला है वो आपके पास किस में चला जाएगा, ई वाला में चला जाएगा, ठीक है ना। और C1 आपके पास आ गया, तो C1 cos 4x है आपके पास इमेजिनरी। एम मत देखो कि माइनस है, मत देखो इसको कि माइनस है कि प्लस, बस इमेजिनरी वाला दोनों में इक्वल है ना, तो 4x प्लस C2 साइन 4x, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। लेकिन बाउंड्री कंडीशन अगर दिया रहेगा तो ऐसे C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे y कितना 1 है, तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, और C2 का वैल्यू देखो बाउंड्री कंडीशन दिए हुए हैं वहाँ पे C2 का वैल्यू 1/4 आपके पास आ गया, ठीक है ना। ये देख लो कि कैसे कैसे दिए हुए, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसका फिर C1 C2 का वैल्यू रख दो, आपके पास C1 का वैल्यू 1 आ गया था, C2 का वैल्यू 1/4 आ गया था, ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ इतना d² y और dx² + y = 0 इज क्या होगा। अब देखो क्या है कि अब इसमें हम लोग इसको ऑपरेटर का फॉर्म में लिख दिए, अब यहाँ से जो निकाले हैं एम वो भी इमेजिनरी आ गया, तो यहाँ पे इमेजिनरी लेकिन डिफरेंट है, तो हम क्या बोले हैं, अब इसको इमेजिनरी टर्म कितना है -1 है इसका, और रियल टर्म कितना है 0 है, तो हम क्या बोले हैं कि जो भी रियल टर्म है उसको क्या करो यहाँ पे e के पावर कर दो, और इमेजिनरी कितना है x के फॉर्म में लिख दो, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। द सॉल्यूशन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया हुआ, इसको करना है। तो हम क्या किए हैं, इसको पहले डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखो, फिर जो आ रहा है y के टर्म में के जो ब्रैकेट में उसको फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दो, ठीक है ना। अब इसको बनाने के बाद फिर यहाँ से रूट निकाल लो, रूट आपके पास डिफरेंट आ गया, रियल आ गया, तो क्या किए हैं कि C1 इंटू 2x, देखो C1 एक कांस्टेंट और एक रूट का पावर, प्लस C2 इंटू एक ई के पावर और दूसरा आपके पास रूट, सिर्फ रख दो, ठीक है। अब देखो इसको भी तुम निकाल सकते हो पी और क्यू। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब सॉल्यूशन दे दिया तो उससे फिर कंपेयर कर लेना, तो ये कर लो। देखो ये आपके पास इक्वेशन है, उसको आपके पास डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना।
उसका सॉल्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन का रूट कहाँ हो जाता है, ई के पावर में होता है। यहाँ पे देखो ई के पावर में होता है, -1 है और यहाँ पे -3 है आपके पास। तो रूट का समेशन ऑफ रूट जानते हो ना, आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट कितना होता है, ठीक है ना। उससे आप निकालोगे तो p इक्वल टू 4 आ जाता है और q इक्वल टू कितना आता है, 3 आ जाता है। बस p और q का वैल्यू निकालना था, बहुत सिंपल है। Which of the following is a solution of differential equation। एक ये सब गेट का, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं इसमें सब गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। डी स्क्वायर ए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर क्या किए हैं, इसको डेल ऑपरेटर के डी ऑपरेटर में लिख दो, फिर उसको रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। जब -2 आ ही गया है, देखो पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पी और क्यू का तुम्हें मतलब वैल्यू दिया हुआ, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, c1 इंटू इतना, इसलिए एक ही रूट है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, फिर आपके पास फॉलोइंग, इसमें जो भी आंसर है ये सब गेट का है। तो इसको हम लोग क्या बोले हैं कि पहले डी वाले ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, तो जब कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, फिर इसको एक्सिलरी इक्वेशन में फिर लिख दो। जब इसको एक्सिलरी में लिखोगे तो रूट कितना आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। फिर उसका सॉल्यूशन लिखोगे तो आपके पास बताए ही हैं कि अगर दो गो रियल हो, अनइक्वल हो, तो क्या होता है, c1 e के पावर एक रूट का x और प्लस c2 इंटू दो रूट का x, मतलब दूसरा रूट का x। ये भी सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, ये आपके पास y न लिख के nx लिख दिया है, सिर्फ y न लिख के nx मतलब लिख दिया। इसको तुम डेल ऑपरेटर मतलब डी ऑपरेटर में करोगे तो रूट कितना आ जाएगा, 1/l प्लस माइनस 1/l आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो को रियल है लेकिन अनइक्वल है, तो उसको यहाँ पे रखोगे। बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, कब कब जब x इक्वल टू 0 है तो n का वैल्यू कितना है, k है, और एक इन्फिनिटी है तो n का वैल्यू इतना है। तो दो दो अननोन है, दो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, तो c1 प्लस c2 इक्वल टू k आ गया, मतलब दूसरा में c2 का वैल्यू k आ गया, तो फिर यहाँ से आप रख दो, तो फाइनल इक्वेशन ये आ गया। अब क्या करना है, वो तो आपके पास हम बताए थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए इक्वेशन था, डी वाले में करना है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल कुछ नहीं होता, इस वाले टर्म को y को लेफ्ट में रखो और इस वाले टर्म को इसका डिनोमिनेटर में रख दो, तो क्या होगा, y के टर्म में क्यूब अपॉन इतना हो जाएगा। इसी को पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, क्यू का वैल्यू पे डिपेंड करता है पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू, याद रखना। अगर क्यू इक्वल टू किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यू का वैल्यू 0 है, वहां पे पार्टिकुलर इंटीग्रल कभी नहीं निकालेंगे, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी देखे हैं कि हायर ऑर्डर में 1 से ज्यादा ऑर्डर हो या तो डिग्री जो भी है, उसमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है पार्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस पे डिपेंड करता है, इस वाले पे, सिर्फ लेफ्ट हैंड वाले के लिए क्यू पे डिपेंड करता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर क्यू 0 है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कि अगर क्यू का वैल्यू ई एक्सपोनेंशियल हो तो बस कुछ नहीं करना, याद रखना, बस कुछ मत करना, इस वाले उसको वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो ए है ना, इसलिए कि पार्टिकुलर इंटीग्रल ए वाला टर्म याद रखना सिर्फ, कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ए वाला टर्म याद रखना, ठीक है। अब क्या करना है, पार्टिकुलर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो जो नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें उस वाले में जितना डी है वहां पे ए डी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रिप्लेस किए हो तो अगर एक एफ ए का वैल्यू 0 आ गया तो फिर अब इस वाले टर्म में कर लो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे लिख दो। फिर अगर एफ डैश ए अगर भी 0 आ गया तो फिर अब इंक्रीज करते जाओ और उसको डिफरेंशिएट करके दे जाओ, इसी तरीके से आपके पास चलता जाएगा। देखो इक्वेशन आपके पास है, हाँ
ये आपके पास केस दूसरा है कि जब क्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो। अभी एक्सपोनेंशियल में क्या किए थे कि सिर्फ डी को ए से रिप्लेस करना है, डी को ए से रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डी को ए से रिप्लेस करना है, लेकिन एक माइनस हम लगा देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो डी को ए से रिप्लेस करेंगे ही भैया, डी को नहीं, सिर्फ डी स्क्वायर को ए से रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, लेकिन माइनस लगा के हम लोग ये करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे जीरो आ गया तो फिर यहाँ पे एक्स अपॉन, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ए वाला जीरो आ गया तो फिर उसको एक टर्म और बढ़ा के फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें। इसका समझ रहे हो ना? उसी प्रकार अगर साइन के फॉर्म में, अगर कॉस हो तो फिर कॉस में भी वही करेंगे, सेम है। चलो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ गया। देखो ए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हायर ऑर्डर का, मींस एक से ज्यादा ऑर्डर का, लेकिन अगर एक ऑर्डर का रहता तो हम लोग न कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल मुझे कुछ करना ही नहीं था, हम लोग जो उधर जो देखे हैं लीनियर इक्वेशन के ही टर्म में। लेकिन यहाँ पे जब इक्वेशन को देख रहे हैं तो हायर ऑर्डर का है और क्यू भी है, तो ये माइंड में बैठा लो, जब क्यू का वैल्यू दिए हुए तो पार्टिकुलर इंटीग्रल लाना ही पड़ेगा, और इधर जब तो है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लाना ही पड़ेगा। तो पहले हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम बता दिए। तो क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f(x) इंटू जो आपके पास इधर क्यू है, तो क्या है, अगर इसको इस वाले टर्म को यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब क्या बोले थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ए वाला ए का वैल्यू होता 3 है, तो हम क्या बोले थे, डी को ए से रिप्लेस कर दो, तो डी को ए से रिप्लेस कर दीजिए, 36 आ गया, तो यही पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इधर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपके पास मालूम है, दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो c1x इंटू 3 के पावर में इतना हो जाएगा, मतलब दूसरा में हो गया। अब दोनों को क्या कर दो, सम अप कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री जो कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें देखो यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा कि ए इक्वेशन है लेकिन एक्सपोनेंशियल है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, सिर्फ डी को ए से रिप्लेस करेंगे, तो जब यहाँ पे ए से रिप्लेस किए तो जीरो आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप क्या किए थे, यहाँ पे 1 से हमें क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, फिर करोगे फिर जीरो आ जाएगा, इसलिए 3 दूना 6 और -6, ये भी जीरो आ गया। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, x² इंटू इतना, फिर इसको x² क्यू और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2, अब तो जीरो आने का सवाल ही नहीं है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इतना हो गया। तो जब पार्टिकुलर इंटीग्रल इतना हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना आप निकाल चुके हो, तो दोनों को सम अप कर दो, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो तो d² + 4 × y = sin 3x है, ठीक है। अब q का वैल्यू कितना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, तो हम पहले तो इस फॉर्म में लिखोगे ही। अब क्या बोले थे, d², ना कि d को, d² को हम लोग a से रिप्लेस करेंगे, तो d को जगह पे हमें यहाँ पे d² वाले टर्म में जो d होगा उसको a से रिप्लेस कर दिया, माइनस हम लगा दिए, तो कितना होगा, -9 + 4 = कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा sin 3x। ये आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। जब पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से आप निकाल दो, आपको हम बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, दोनों को फिर सम कर दो, वही हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो कॉस के फॉर्म में, अब यहाँ पे देखो, अभी आप निकाल लेना, यहाँ पे ये कॉस के फॉर्म में क्यू का क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या बोलते हैं कि d² वाले टर्म में जो d होगा वहां पे a से रिप्लेस करो, माइनस के साथ लगा दो, कम माइनस ए मत लगाना कि -3 अगर है, यहाँ पे 2 है तो फिर -2 का होल स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आप यहाँ पे किए हो, तो आप यहाँ से सिर्फ d वाले टर्म, d वाले स्क्वायर वाले टर्म में यहाँ पे रख दे, तो फिर इतना आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको कंजुगेशन करेंगे, तो यहाँ से आ गया d² - 9। अब d वाले टर्म को फिर से यहाँ पे रिप्लेस करें तो कितना आ गया, d + 3 / -13। अब इसको क्या करेंगे, d क्या है, डिफरेंशिएशन dy, d/dx ही है ना, याद रखना d क्या है,
हम बताए ही हैं स्टार्टिंग में, डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस 2 का होगा, देखो टर्म में यहाँ पे याद रखो, चलो ठीक है, अपॉन डी एक्स इंटू कॉस 2x कितना होगा, -2 sin 2x हो जाएगा, और प्लस में 3, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ोगे तो 3 इंटू कॉस 2x इतना हो गया, और -1/13 तो है ही, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो यार आप निकाल ही लेते हो, तो दोनों को समेशन कर लो, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार ये भी कर लेना, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, और एक को याद रखो कि अगर कोई एक्स और अपॉन डेल ऑपरेटर, डी ऑपरेटर नीचे है, एक्स अपॉन डी ऑपरेटर है, तो सीधे डायरेक्ट उसको इक्वल में आप एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। अब दूसरा टर्म क्या है कि फेन, अब क्यू के जगह पर क्या है, एक्स के पावर m, यानी लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू का क्यू और एफ डी लिखेंगे। अब इसको इन्वर्स में कर देंगे, अब इन्वर्स करके क्या करना है आपको, एक्सपेंड करो बाइनोमियल की तरह, लेकिन असेंडिंग पावर ऑफ डी एज फार एज टर्म ऑफ डीएम, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो ए वाला टर्म है, ठीक है, ए वाला टर्म है, इसको निकालते हैं। जब इस वाले इक्वेशन में अगर आप निकालते हो तो डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई है, इसका क्यू देखो ना यहाँ पे यार, क्यू नहीं, ये तो डी स्क्वायर प्लस डी ये वाला है, आपके पास ए वाला है इक्वल टू इतना, तो आप क्या करते हो, तो यहाँ पे डी इंटू डी प्लस 1 करोगे, इतना आपके पास है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको एक्सपेंड करोगे, अब 1 प्लस एक्स वाले टर्म में, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में एक्सपेंड करना है, तो 1 माइनस डी इतना होगा, 1 अपॉन डी बच गया, ठीक है। तो आप जानते हो इसको ब्रैकेट तोड़ो, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, तो इतना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो डी से, और डी मालूम है आपको क्या है, डी अपॉन डी एक्स है, तो माइनस यहाँ पे 2x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अब डी स्क्वायर मीन्स अभी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आ जाएगा। अभी और करते, अगर यहाँ पे और भी टर्म आता है आपका वेरिएबल के फॉर्म में, तो और भी करते हैं, माइनस डी क्यू के फॉर्म में करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहीं पे मेरा कांस्टेंट आ गया, तो यही करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। और हम अभी बताए हैं फंक्शन की 1 अपॉन डी एक्स क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स बन जाता है, और एक्स स्क्वायर इतना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल ही लेते हो, ठीक है ना, तो कंप्लीट सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो एज वी स्टडी दैट इफ क्यू का वैल्यू इतना है, तो डी को ए से रिप्लेस करना है एक्सपोनेंशियल में, ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या है, सिर्फ डी एस वाले टर्म को ए से रिप्लेस करके माइनस लगा देना है। अलजेब्राइक में क्या किए हैं, सिर्फ इन्वर्स करके करना है, ठीक है ना। अब ये हम पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी पढ़ लिए, अलजेब्रिक भी पढ़ लिए, लेकिन अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो क्या करोगे, कॉस। चलो अब केस देखते हैं, जब क्यू यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो एक्सपोनेंशियल को बाहर रख दो ना भैया, अब सिर्फ यहाँ पे अलजेब्रिक को करो, तो करो ना अलजेब्रिक को, एक्सपोनेंशियल को बाहर, ठीक है। तो इस टर्म में क्या करेंगे ना, कि जो d है ना, d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे, और सिर्फ एक्सपोनेंशियल इसका करेंगे, अलजेब्रिक का करेंगे, जैसा करते थे तैसा। क्या कि मैं बोले इस वाले टर्म में अगर दो टर्म आ गया, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल अगर और अलजेब्रिक है, तो क्या करेंगे, आपके पास d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ अलजेब्रिक का करेंगे। तो चलो देखो एक क्वेश्चन है, a है, ठीक है ना, इसको y इक्वल टू इतना हम पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इतना एक किए हैं और इतना किए हैं। अब आपको d को किस से रिप्लेस करना है, d प्लस a, और a के फॉर्म में क्या है 2 है, तो इसको आप a करते हो तो फिर इतना आएगा, और d स्क्वायर, और 1 अपन जब d है तो एक बार इंटीग्रेशन होता है, और 1 अपन 2 है तो उसको 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो 1 अपन d इंटू 1 अपन d कर दो तो x 4 अपन 4 आ गया। अब
यहाँ पे e के पावर 2x का 2x इंटू, अब इसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन करो तो ये x 5/20, और हमको मालूम है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल लोगे, तो पार्ट दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ये हो गया। अब देखो वहां पे केस देखे हैं इतना, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो फिर क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है ना भैया, मुझे सिर्फ d को d प्लस a से रिप्लेस कर देना, और a के जगह पर क्या है 1 है, 1 करना है, और जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल के लिए जो भी करते थे, फिर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल में आप करो ना इसको यार, जब 1 से रिप्लेस किए तो इतना आ गया, फाइनली मेरा इतना आ गया रिप्लेस करने पे, ठीक है ना, a आ गया। अब इसको कर दो ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल में क्या करते थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल में हम लोग डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे किससे, उस वाले 1 से, तो 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो भी इसके आपके पास cos 2 था, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, a वाला यहीं पे है ना a टर्म, तो d को यहाँ पे a से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3d माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको फिर कंजुगेट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा इतना, देखो इतना आ गया, ठीक है ना, फिर इसको यहाँ करो जब कंजुगेट किए हो, तो कंजुगेट करने से नीचे वाला टर्म खत्म हो गया, अब इतना आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल, अब e का ex यहाँ पे लिख दो, और इसको फिर ब्रैकेट तोड़ दो, तो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट हटा दो तो मतलब 3 का 3, और डिफरेंशिएट करो cos 2x को, तो माइनस 2 sin 2x, तो 6 sin 2x हो जाएगा, और माइनस 2 इतना हो जाएगा, तो ये आपके पास पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। और आप जानते हो क्या जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल ही वो होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार फिर भी ए कर लेना, देखो यहाँ पे इक्वेशन है, एक एक्सपोनेंशियल है, फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल है, चलो देखते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी होता है, तो यहाँ पे ए है, अब डी को क्या करेंगे, पहले ए से रिप्लेस करो, डी प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, इसलिए कि ए यहाँ पे 1 है, तो इसको जब रिप्लेस किए तो इतना आ गया, याद रखो, वो सब कैलकुलेट करके फाइनली इतना आ गया। अब क्या किए हैं, आप एक्सपोनेंशियल वाला कर दो ना यार, जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे 4 आपके पास 2 रख दो यहाँ पे, इसलिए कि cos ax है ना, तो यहाँ पे a कर देंगे, तो फाइनली आपके पास a आ गया, फिर कंजुगेट कर दो ना यार, जस्ट वही वाला, मतलब प्रीवियस जब कंजुगेट किए तो इतना आ गया, तो इतना कर लोगे, फिर यहाँ से a करोगे, लगता है डबल हो गया है, तो इस तरीके से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देख लो एक ठो, ये सब आपके पास गेट का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए है, क्या है इतना हो गया, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए है तो सिंपल सा फर्स्ट केस है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, सिर्फ उसका वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू में अगर 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में और इसको 1 करते हैं, तो ये आपके पास फाइनल आ गया, ठीक है ना। तो आज इतना ही, एक कंप्लीट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। चलो ठीक है।